Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel Divine Studies. I am PK Sharma and today we are going to discuss electrostatics. So friends, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12। जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब समझते हैं कि कोई भी चीज़ अगर स्टेशनरी होती है और उसकी जो स्टडी की जाती है वो स्टैटिक्स में की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में, चार्ज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और चार्ज अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा दूसरे फील्ड का। ये सब चीज़ें हम चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कब? जब चार्ज स्टेशनरी है। ओके फ्रेंड्स, जब चार्ज मूविंग होगा तो वो अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर चार्ज कहीं पर भी पूरे चैप्टर में मूव नहीं करेगा, चार्ज को हम स्टेशनरी ही रखेंगे और तब हम उसका एनालिसिस जो करेंगे दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो जैसा कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is a branch of physics in which we study about charge and its properties when it is stationary, वो जब स्टेशनरी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चैप्टर कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से ये हमारे आगे काम में आएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ ये चैप्टर 12th फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, बहुत बड़ा पोर्शन ये अकेला चैप्टर 12th क्लास फिजिक्स का कवर करता है। तो ऑब्वियसली इसमें से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरा, ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स हैं जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट, ये ऐसे चैप्टर्स हैं इनको हम अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से नहीं आता है। तो इसलिए चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से, आराम से और बहुत अच्छे समझते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देन अभी हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं या मेन कौन कौन से इसके सब टॉपिक्स हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे कूलॉम्स लॉ, दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ एंड कैपेसिटर। वन बाय वन ये चारों इसके मेन सब टॉपिक्स हैं जो हम कंप्लीट करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ओके फ्रेंड्स, सो बिफोर स्टार्टिंग यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चार्ज। तो चार्ज के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि इसमें पूरा जो स्टडी है वो ऑल अबाउट चार्ज, सब कुछ चीज़ें चार्ज के अराउंड ही घूमती रहेंगी। तो हमें सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई चार्ज क्या होता है और ये कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समझते हैं चार्ज के बारे में। सो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। सो इट इज़ डिफाइंड दैट चार्ज इज ए प्रॉपर्टी which is associated with mass which can produce electric and magnetic field and can also experience pre-existing electric and magnetic fields. So friends, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि किसी मास या पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड रहता है। तो यहाँ से समझना जरूरी है कि चार्ज इंडिपेंडेंट कभी भी अवेलेबल नहीं होता है नेचर में। चार्ज हमेशा किसी मास के साथ एसोसिएट होके ही रहता है। जैसे कि आप समझ सकते हो वायरस, अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, तो वायरस जो है ना वो उसको लिविंग बॉडी का सहारा चाहिए जीने के लिए, वो जी नहीं सकता ज़्यादा टाइम तक अकेले। सिमिलरली चार्ज जो है वो कहीं भी नेचर में हमें विदाउट मास नहीं मिलता है। ओके फ्रेंड्स, सो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मास और इट कैन एसोसिएट विद मास विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और पहले से अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में हो तो उनको एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो दोस्तों ये बेसिक डेफिनेशन है चार्ज की। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये सब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका ओरिजिन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चार्ज की स्टार्टिंग हुई एंशियंट टाइम में, बहुत सालों पहले लोगों ने क्या किया कि एम्बर को रब किया। एम्बर को जब रब किया गया विद क्लॉथ, अब दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि भाई ये एम्बर क्या है। तो दोस्तों एम्बर जो है ये माइनिंग करके निकाला जाता है। जैसे कोल मतलब कोयला, जो माइनिंग करके कोयला हम निकालते हैं, उसी तरीके से माइनिंग करके एम्बर भी निकलता है। ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों की जैसे होता है, देखने में बहुत अच्छा होता है, ज्वेलरी इसकी बनाई जाती है और मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों बहुत पुराने टाइम में लोगों ने क्या किया कि एम्बर को रब किया।
और एम्बर को रब करने के बाद में जब इसको दूसरे हल्के ऑब्जेक्ट्स के पास लेके गए, जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ होती है नारियल पानी पीने के काम में लेते हैं हम, प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लेके गए या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब इसको ले जाया गया, या फिर जो लोहे का चूरा होता है उसके पास इसको लेके गए हम एम्बर को आफ्टर रबिंग विद क्लॉथ, तो देखा गया कि ये इन सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब इसमें एक मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। फिर लोगों ने ये भी करके देखा कि एम्बर को लिया और किसी क्लॉथ के साथ में उसको रब नहीं किया, डायरेक्टली उसको ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनके पास सीधे ले गए, तब देखा गया कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब लोगों को ये तो समझ में आ गया कि रब करने से ऐसा कुछ हो रहा है इसके अंदर कि इसके अंदर एक मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो वहीं से लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना, साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया, लोगों ने सोचना स्टार्ट किया और वहीं से ये चीज़ें सारी स्टार्ट हुई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम हमारे डेली लाइफ में भी देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने बचपन में ऐसा किया होगा, जो हमारा स्केल होता है प्लास्टिक वाला 15 सेंटीमीटर का, उस स्केल को जब आप रब करोगे क्लॉथ के साथ में और रब करने के बाद उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब आप लेके जाएंगे तो होगा क्या कि वो जो स्केल है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल जो आप अपने डेली लाइफ में देखते ही होंगे, मान लीजिए कोई भी एक कॉम्ब है, कंघी आपके बाल बिल्कुल सूखे होने चाहिए, उनमें कोई भी ऑयल या वाटर नहीं होना चाहिए। जो सूखे बालों को आप 2-3 बार कंघी करेंगे तो वो रबिंग हो रही है बालों और कंघी के बीच में। अब आप उस कंघी को या उस कॉम्ब को फिर से आप अपने बालों के पास अगर लेके जाएंगे तो आपके बाल उस कंघी से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों। एक और एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं, जैसे बैलून लिया आपने, अब बैलून को आपने छोड़ दिया दीवार के पास ले जाके, तो होगा क्या, बैलून या तो ऊपर उड़ जाएगा या नीचे गिर जाएगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है, उसी बैलून को आपको रब करना है 2-3 बार, किसके साथ में, दीवार के साथ में, और आपको उसको एक जगह छोड़ देना है। तो आप देखोगे दोस्तों वही बैलून जो पहले नीचे जा रहा था, गिर रहा था या ऊपर जा रहा था, वो अभी एक जगह चिपक जाता है दीवार के पास में। तो ऐसा क्या हुआ, वो रब करने से कुछ ऐसा हो गया कि वो दीवार से चिपक गया। ओके फ्रेंड्स, और आप एग्जांपल ले सकते हैं, विंटर्स में जो वूलन वियर्स होते हैं उनको आप जब पहनते हैं या अपना शर्ट उतारते हैं और आप डार्क रूम में एक मिरर के सामने खड़े हैं, तो आप मिरर में देख पाएंगे कि मिरर में स्पार्क्स आपको दिखेंगे और स्पार्क जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी कुछ आवाज़ें आपको सुनाई देगी। तो दोस्तों ये सब जो भी फिनोमेना है, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, ये चार्ज की वजह से हो रही है। कैसे पता चला, ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्च हुई, उसके बाद हमें सारी चीज़ें पता चली, लेकिन ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं चार्ज की वजह से। ओके दोस्तों, तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि चार्ज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और ये जो इलेक्ट्रो जो है ये नाम कहाँ से आया वो भी हम समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ग्रीक लैंग्वेज में, जैसा आप जनरली साइंस में देखते हैं कि जो भी वर्ड्स आते हैं वो ज़्यादातर सभी ग्रीक लैंग्वेज से आए हुए हैं। तो अब ये कहाँ से बचने वाला है, ये भी ग्रीक से ही आया है। तो एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर के है, तो वही इलेक्ट्रॉन का मॉडिफाई होके इलेक्ट्रॉन बना, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ये रब करने से ऐसा क्या हो जाता है। रब करने से पहले तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन ये रब करने के बाद में ऐसा क्या मैजिक हो गया कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। एक्चुअली दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी नेचर में हम देखते हैं, वो सभी एटम्स से मिलके बने होते हैं। तो हम बात करते हैं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही हमें ये चीज़ समझ आएगी। जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके पास तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों, और ये न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही स्मॉल एरिया के अंदर बाउंडेड होता है विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
ओके फ्रेंड्स, फिर क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं इस तरीके से, और ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए अंदर कितने 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज हमने लिए हैं, तो इनिशियली जनरली जो नेचर में होता है वो क्या होता है कि 6 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होंगे। मान लीजिए ये 3 हो गए, 3 हम और बना लेते हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कितना 6 प्रोटॉन्स है और ऑर्बिट्स में बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन और चार्ज प्रोटॉन, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है। वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। लेकिन क्या होता है, ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोटॉन्स के पास में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन कुल मिला के अगर इस एटम की मैं बात करूं तो एटम तो न्यूट्रल ही है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है एटम के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, तो एटम न्यूट्रल है। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, एंड नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो एटम है ये तो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है तो ना तो किसी को ये अट्रैक्ट करेगा ना किसी से ये अट्रैक्ट होगा, तो फिर ये अट्रैक्शन जो प्लस माइनस के जनरेट होने से होता है ये कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे एटम्स हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर उन सभी एटम्स का होगा। हुआ क्या कि मैंने इसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया, बी ऑब्जेक्ट के साथ। इनिशियली ए और बी दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे। जैसे ही मैंने ए को बी के साथ रब किया तो हुआ क्या, ए में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के बी के पास पहुंच गए। अब हुआ क्या कि यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो गए। एक्सेस का मतलब समझ पा रहे हैं आप कि पहले क्या था, 2 जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए जाएं तो होगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब 2 प्रोटॉन एक्सेस हो गए, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो गए, तो इसके पास पॉजिटिव ज़्यादा हो गए। सिमिलरली जब ये नेगेटिव चार्ज बी को मिलेंगे तो इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ये 2 नेगेटिव चार्ज इसके पास एक्स्ट्रा हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या बोला जाता है, ए जो ऑब्जेक्ट है उसको बोला जाएगा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट और बी को बोला जाएगा नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो होगा क्या, अभी ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, दोनों के बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से रब करने से एक ऑब्जेक्ट से चार्ज फ्लो होकर दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंच जाता है, और एक नेगेटिव की तरह बिहेव करता है और एक पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, और उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है। अब एक चीज़ और जो स्टूडेंट्स के माइंड में जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है वो ये कि क्या हमें ऐसा दिखता है कि चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से चल के बी में गया, या ये ऐसा भी तो हो सकता है कि बी से चल के ए में आया हो। तो क्या ये दिखता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता है। तो फिर कैसे पता चला? तो दोस्तों इसके लिए एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इन्होंने रब किया एक दूसरे के साथ में और एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूजन पे पहुँचे, और वहाँ से इन्होंने इंडेक्स बना दी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की एक इंडेक्स बना दी कि मान लीजिए आप ग्लास को, जैसे कुछ एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ग्लास को इन्होंने जब सिल्क के साथ में रब किया तो एक्सपेरिमेंट करके ये फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचे कि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली इन्होंने देखा कि प्लास्टिक को जब रब करते हैं सिल्क के साथ में तो सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और क्लॉथ के ऊपर प्लास्टिक को जब रब किया सिल्क के साथ में तो सिल्क के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और प्लास्टिक के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा हमें कहीं नहीं पहुँचा जाएगा। बस एक कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रबिंग के बाद में इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कन्फ्यूजन जो हमारे माइंड में आता है वो ये कि जैसे मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए
तो क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होते हैं? क्या प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते? यस, प्रोटॉन भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन जनरली होते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? जनरली इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए है कि प्रोटॉन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको निकालने के लिए हमें बहुत ही हैवी फोर्स चाहिए, इसलिए इसको निकालना मुश्किल है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में, जैसे मान लो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में और प्रोटॉन के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों के बीच में वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हमारे लिए आसान है। सिमिलरली एक और इसके पीछे लॉजिक ये भी है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1835 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 गुना ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो इसलिए प्रोटॉन को मूव करवाना इसलिए भी डिफ़िकल्ट है। तो जैसे ही हम एनर्जी देते हैं एटम को, तो उसमें से क्या होता है? प्रोटॉन रिलीज़ हो उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर, इसका हमारे डेली लाइफ में भी क्या कहिए हम इसका यूसेस देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा मैं और भी एग्जांपल्स आपको इन बिटवीन बताऊँगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मोबाइल फ़ोन्स आजकल सब लोग यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स, और स्मार्टफोन का जो टच होता है वो होता है कैपेसिटिव टच। इसका मतलब वो जो टच स्क्रीन होता है उसमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं सेंस करने के लिए, तो ये एक यूज़ हो गया कैपेसिटर, ऑब्वियसली हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दूसरा और कैपेसिटर का यूज़ आप देख सकते हैं, ट्यूबलाइट जो होती है या फ़ैन जो होता है उसके अंदर भी कैपेसिटर्स लगे होते हैं, और कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए, और इन बिटवीन चैप्टर और भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे।